हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे हम, जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में। आप जानते हैं कि वो कौन थे? एक महान वैज्ञानिक और हमारे राष्ट्रपति। तो आइए पढ़ते हैं उनके विषय में पाठ, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम के 3 सपने। इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कौन कौन से उनके 3 सपने थे और वो कैसे साकार हुए। तो बच्चों, भारत के लिए मेरे पास 3 सपने हैं। किसने कहा ये? भारत के पिछले 3000 वर्षों के इतिहास में दुनिया भर से लोग यहाँ आए, हम पर अनेक आक्रमण हुए, उन्होंने हमारे देश और हमारे मस्तिष्क ज्ञान पर कब्जा कर लिया। ये कहना था डॉक्टर अब्दुल कलाम का। उनका कहना था कि मेरे पास 3 सपने हैं। हमारे वर्षों के इतिहास में पता ही है आपको हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए हैं। उन लोगों ने हमारे देश पर ही नहीं, हमारे दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन हमने किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं किया, किसी को नहीं जीता, उनकी भूमि, संस्कृति, इतिहास पर कब्जा नहीं किया और ना ही अपनी जीवन शैली को किसी पर लादने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हम भारतीय दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। हमारा ऐसा ही सोचना है, हर भारतीय यही सोचता है कि किसी पर कब्जा नहीं करना। उनका पहला सपना, मेरा पहला सपना स्वतंत्रता का है। मेरा ये मानना है कि हमने स्वतंत्रता का ये सपना सबसे पहले 1857 में तब देखा था जब हमने आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू की थी। यह वह स्वतंत्रता है जिसे हमें बचाना होगा, इसे विकसित करते हुए आगे ले जाना होगा। यदि हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो कलाम जी का पहला सपना था स्वतंत्रता का, अर्थात हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और जब तक हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तब तक हम विकसित देश नहीं बन सकते। अर्थात हमें अपने ऊपर आक्रमण होने से रोकना होगा। इसके लिए हमें ऐसी सुविधाएं चाहिए ताकि अगर हम पर आक्रमण हो तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। उनका दूसरा सपना, मेरा दूसरा सपना है भारत का विकास। पिछले 50 वर्ष से हम एक विकासशील देश हैं। विकासशील यानी कि जहां पर विकास की प्रक्रिया भी चल रही है। विकासशील देश हैं। अब समय आ गया है कि हम स्वयं को एक विकसित देश के रूप में देखें। विकसित क्या होता है बच्चों? संपन्न, सकल, सकल यानी कि सारा। सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में हमारी गिनती विश्व के 5 पहले देशों में होती है। तो कलाम जी का दूसरा सपना था विकसित देश बनने का, यानी कि अभी हम विकासशील हैं, यानी कि विकास की प्रक्रिया चल रही है। जल्द से जल्द हमें विकसित देशों की श्रेणी में आना है। जो भी घरेलू उत्पाद है, यानी कि घर घर में हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, इसकी गिनती हमारे विश्व के 5 पहले देशों में होती है। अधिकतर क्षेत्रों में हमारी विकास दर 10% है। हमारी उपलब्धियों को आज विश्व भर में स्वीकारा जा रहा है। फिर भी हम में वे आत्मविश्वास नहीं है कि खुद को आत्मनिर्भर एवं निश्चित विकसित देश के रूप में देख सके। क्या ये गलत नहीं है? विकसित का अर्थ होता है बच्चों जो विकसित हो चुके हैं, यानी कि वह विकास की प्रक्रिया चरम सीमा पर है। तो कलाम जी का मानना था कि जब हमारे घरेलू उत्पाद इतने अच्छी क्षमता में हैं, विश्व में इतनी मांग है उनकी, तो हमारी विकास दर धीमी क्यों है? हमारा दायित्व है कि हम अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसके लिए ज़रूरी है हमारे अंदर अपना आत्मविश्वास। सबसे ज़्यादा कमी आत्मविश्वास की है। हमें ये विश्वास नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, लेकिन जिस दिन ये आत्मविश्वास आ जाएगा, हमें आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका तीसरा सपना, मेरा तीसरा सपना है कि भारत दुनिया के साथ चले, क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि भारत दुनिया से बराबरी करते हुए नहीं चलेगा तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। हमें न केवल सैनिक दृष्टि से वरन आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना होगा। सुदृढ़ यानी कि शक्तिशाली, अपने ऊपर निर्भर होने वाला। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 मनीषियों, अंतरिक्ष विभाग के डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके उत्तराधिकारी प्रोफेसर सतीश धवन तथा डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ काम करने का अवसर मिला। तो कलाम जी का तीसरा सपना था कि उनका मानना है कि भारत को विश्व की बराबरी करनी होगी, उनके साथ चलना होगा, क्योंकि हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैंने इन तीनों के साथ बड़ी निकटता से काम किया
और इसे मैं अपने जीवन का एक महान अवसर मानता हूँ। क्या आपके पास 10 मिनट हैं? यदि हाँ, तब पढ़े, अन्यथा आपकी इच्छा। क्या पढ़ना है आइए बताते हैं। आप कहते हैं कि हमारी सरकार अक्षम है, आप कहते हैं कि हमारे कानून बहुत पुराने हैं, आप कहते हैं कि नगर पालिका कूड़ा नहीं उठाती, आप कहते हैं कि फोन काम नहीं करते, रेलें मजाक बनकर रह गई हैं, हमारी हवाई सेवा दुनिया में सबसे घटिया है, पत्र कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचते। आप कहते हैं और बस कहते रहते हैं। इसके बारे में आपने क्या किया? उनका मानना है कि नागरिक केवल शिकायतें ही करता रहता है, लेकिन खुद इसके बारे में कोई कदम उठाता है? कूड़ा करना क्या हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है? सफाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। किसी को सिंगापुर ले जाएं, उसे एक नाम दे, अपना नाम दे दें, उसे एक चेहरा दे अपना। आप हवाई अड्डे से बाहर आए और अब आप अपने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रूप में हैं। सिंगापुर में आप सड़कों पर सिगरेट के टोटे नहीं फेंक सकते या किसी स्टोर में कुछ भी नहीं खा सकते। आप उनके मार्गों पर उतना ही गर्व करते हैं जितना वे। आप शाम को 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड से गुजरने के लिए 5 सिंगापुर डॉलर यानी कि लगभग 60 रुपये देते हैं। आप अगर किसी रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल में निर्धारित समय से अधिक रुक जाते हैं तो आप कार पार्किंग में आकर फिर से टिकट खरीदते हैं, भले ही आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो। सिंगापुर में आप कुछ नहीं कहते। आप वॉशिंगटन में 55 मील यानी कि 88 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने के बाद ट्रैफिक पुलिस वाले से यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि जानता है मैं कौन हूं, मैं फलाना और फलाने का बेटा हूं। आप कमीशन लो और दफा हो जाओ। कमीशन यानी कि रिश्वत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप कहीं पर भी नारियल पानी पीने के बाद उसके खोल को तोड़कर कूड़ा समुद्र तट पर नहीं फैला सकते। टोक्यो की सड़कों और गलियों में आप पान की पीक क्यों नहीं थूक सकते? बोस्टन में आप परीक्षा जॉकी का प्रयोग या फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा क्यों नहीं लेते? हम अभी उसी आपकी बात कर रहे हैं जो विदेश में वहां के कानून और व्यवस्था यानी कि वहां के सिस्टम व्यवस्था का पालन तो कर सकता है, लेकिन अपने ही देश में उससे परहेज रखता है। भारत पहुंचते ही आप फिर से सड़कों पर कागज और सिगरेट फेंकना शुरू कर देते हैं। जब किसी अन्य देश में आप एक सभ्य एवं सराहनीय नागरिक बन सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं? कलाम जी का कहना बिल्कुल सही था। उनका मानना था कि जब आप विदेशों में वहां के कानून का पालन करते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं? क्यों इसके लिए लड़ते हैं? क्यों जगह जगह कूड़ा फैलाते हैं? यहां भारत में हम सरकार बनाने के लिए मतदान करते हैं और बाद में सब कुछ सरकार पर छोड़ देते हैं। हम बैठे रहते हैं कि कोई हमारा काम करे और यह उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए सब कुछ करे, जबकि हमारा योगदान इसमें नकारात्मक रहता है। अर्थात हम सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। सरकार अपने आप कुछ नहीं करती, उन्हें हमारे सहयोग की जरूरत होती है। अर्थात सरकार और नागरिक आपस में सहयोग करें तो हर काम सफल हो सकता है, लेकिन हमारा यानी कि नागरिकों का उसमें योगदान ना के बराबर होता है। हम सरकार से यह उम्मीद रखते हैं कि वह सफाई भी करे, लेकिन हम सब जगह कूड़ा फैलाने से नहीं चूकते हैं और ना ही सड़क पर पड़े कागजों को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने के लिए रुकते हैं। रेलवे से हम यह उम्मीद तो करते हैं कि वह हमें साफ शौचालय की व्यवस्था दे, परंतु उनका ढंग से प्रयोग करना सीखने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब महिलाओं से जुड़े ज्वलंत यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर ज्वलंत प्रश्नों और असमानता जैसे विषयों की बात होती है तो हम जोर शोर से ड्राइंग रूम तक सीमित बहस और प्रदर्शन करते हैं और अपने घरों में ठीक उसके उलट व्यवहार करते हैं। अर्थात अगर रोड शो निकाला जाए तो हम वहां चले जाएंगे, लेकिन अपने घरों में ही हम अत्याचार करते हैं। हम बहाना क्यों बनाते हैं? अजीब, पूरी व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। एक मेरे या मेरे बेटे द्वारा दहेज ना लेने से क्या फर्क पड़ेगा? तो इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? यह व्यवस्था आखिर है क्या? हमारे लिए बहुत सुविधाजनक बनी इस व्यवस्था में हमारे पड़ोसी, अन्य घर, अन्य शहर, अन्य समाज एवं समुदाय और सरकार आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं या आप नहीं आते। अर्थात हमारी उंगलियां औरों पर तो उठती हैं, लेकिन हम वो उंगली स्वयं पर नहीं उठाते।
हमें पहले खुद को जानने समझने की आवश्यकता है, तब दूसरों को सुधारने की ओर बढ़िए। अर्थात दूसरों में कमियां निकालना बेहद ज़रूरी है, ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके हम बैठे रहते हैं। तो बच्चों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में आखिर जो भी अव्यवस्था का माहौल है, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? वो हम हैं और हम ही हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक देश जागरूक नहीं हो पाएगा, सही नहीं दिशा में बैठ पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने शहर में फैली गंदगी को फैलने से रोकना है। इसके लिए स्वयं पहल कीजिए। आप छात्र जीवन में हैं, आपके कंधों पर यह दायित्व है अपने देश को सही दिशा में ले जाने का, जिसके लिए सही कदम सबसे पहले आपका यही होगा कि आप गंदगी को देश से दूर करें। और सबसे पहले पहल आप करें। अपने स्कूल, अपने घर के आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें। जब भी कहीं बाहर जाएं तो अपने साथ कोई थैला, पॉली बैग ले जाएं, यानी कि आप गाड़ी में कुछ खा रहे हैं तो इधर उधर ना फेंकें, उसमें डालें, और कहीं डस्टबिन मिले तो वो कूड़ा उस डस्टबिन में डाल दें। ये काम आप स्वयं भी करें और औरों को भी इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करें, ताकि गंदगी का नामो निशान हमारे देश से मिट जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, अब्दुल कलाम के 3 सपने आप ज़रूर साकार करेंगे। आप समझेंगे कि उन्होंने क्या कहना चाहा है। उन्होंने एक विकसित भारत की कल्पना की है और वो कल्पना एक दिन अवश्य साकार होगी। किसके जरिए? आप लोगों के जरिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।